क्योंकि एक तो हम लोग को गोरे लोगों का एक इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये जो मास लेवल पे जो स्टैंडर्डाइजेशंस जो वेस्ट ने अचीव किए, जो इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट है, दीज आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल टू हैव इंडिया का बिग फोर इन द नेक्स्ट 5 years? आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को क्लाइंट है तो मैं एक्सपर्टाइज लाऊं। पहले आपको एक्सपर्टाइज क्रिएट करना पड़ेगा और ये सब फर्म्स को इक्विप करना पड़ेगा टू प्रोवाइड द लेवल ऑफ सर्विस विच द बिग फोर आर गिविंग। इंडिया इज डूइंग वेरी वेल एज फार एज द सर्विस सेक्टर इज। बैंकिंग सर्विस देखो, बैंकिंग बैक ऑफिस देखो, सब में इंडिया इज डूइंग वेरी वेल। तो उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। तो उसमें दो चीजें हैं, with the right type of quality and timeliness with professionalism। अगर ये करते हैं तो आई थिंक नो वन इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप अस फ्रॉम बीइंग द लीडर्स। हमें पता है कि बिग फोर और जब से जो फ्री प्रिंटिंग हुआ है डॉलर का 1971 से, तब से बहुत सारे ग्लोरिफाइड जॉब्स पैकेजेस के साथ ऐसे ही शुरू कर दिए गए थे विच आर एक्चुअली नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग ऑन ग्राउंड। तो इसीलिए मैंने वो ट्वीट में लिखा था कि ये डॉलर की फिरौती है, नथिंग एल्स। नमस्ते, आप दोनों का स्वागत है आणविक शिकी विद सात्विक पे। एंड व्यूअर्स, आज हमारे साथ है क्षितिज भाई पटेल एंड डॉक्टर अंकित शाह। अंकित शाह जी के बारे में तो कुछ मतलब कहने की जरूरत ही नहीं है, उन पे आऊंगा मैं, उनके बारे में भी कुछ बातें करूंगा। तो आज का जो टॉपिक है वो इस तरीके का है कि ये जो बिग फोर कंपनीज हम जानते हैं, PwC, EY, डेलॉयट, KPMG, ये सब बाहर की कंपनीज है, इंडियन कंपनीज नहीं है। और बहुत हैवी मात्रा में इंडिया के अंदर ये इंडियंस को एम्प्लॉय करते हैं। तो हम क्यों ना इंडियन बिग फोर बना सके, तो इसके लिए क्षितिज जी को मैं सामने लाया और मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ उनके बारे में। तो क्षितिज भाई पटेल पार्टनर है 1992 से मनुभाई एंड शाह के, और ये एक्सपीरियंस एंटरप्रेन्योर है। अकाउंटेंट में बहुत अच्छी इनकी फॉरेन एक्सचेंज एडवाइजरी, सिस्टम एनालिस्ट, टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी रोल्स, बेसिकली जो हम बिग फोर से एक्सपेक्ट करते हैं वो सब टाइप का एक्सपीरियंस इन्हें बहुत दशकों से है। और सबसे ग्रेट बात, बिकॉज सामने अंकित जी भी है, तो आई थिंक और भी बढ़िया हो जाती है बात कि ये मेंबर ऑफ द एक्सपर्ट कमिटी फॉर डेवलपिंग गिफ्ट IFSC एज ग्लोबल फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग हब। इससे बेटर क्या हो सकता है कि सामने अंकित जी बैठे हैं और एक ऐसे पर्सन जो एक दूसरे को मतलब एक साथ मिल रहे हैं। और अंकित जी के पास हमने हमेशा से सुनते आए हैं कि इतनी सारी सुझाव है कि कैसे एक इंडिया के अंदर ये हब बनने वाला है फॉर द वर्ल्ड गिफ्ट। तो आगे बढ़ते हैं इस चीज में, इंडिया के अंदर। अच्छा ठीक है, पहले एक चीज, अंकित शाह जी भी खुद एक सीए हैं, क्योंकि हम इनको हमेशा डॉक्टर अंकित शाह कहते हैं, इन्होंने PhD की है। तो हम ये भूल जाते हैं कि ये भी सीए की पढ़ाई किए हुए हैं। तो जियो इकोनॉमिस्ट भी है, जियो पॉलिटिक्स में इतने अमेजिंग प्रेडिक्शंस, बिकॉज इन्हें वो कैश फ्लोज की समझ है। इसलिए आज अंकित जी को मैंने स्पेशल इनवाइट किया कि प्लीज क्षितिज जी के साथ जो मैं ये पॉडकास्ट करना चाहता हूँ उसमें अगर आप भी रहेंगे तो 4 चांद लग जाएगा ये कन्वर्सेशन में। सो लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट क्वेश्चन। क्षितिज जी, मैं चाहता हूँ कि आप एक एक स्टेज सेट कर दीजिए कन्वर्सेशन का, कि हम जब ये कह रहे हैं कि इंडियन बिग फोर, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक्चुअली कि इंडियन बिग फोर, व्हाई इंडियन बिग फोर पहली बात, और इसमें क्या प्रॉब्लम्स रही है कि आज तक क्यों इंडिया का एक भी कंपनी नहीं है, बिग फोर छोड़ दीजिए, एक भी कंपनी क्यों नहीं है, और आगे हम कैसे बना सकते हैं एक्सेट्रा। तो एक स्टेज बना लीजिए प्लीज। थैंक यू सात्विक, और आपके पॉडकास्ट में आके आभार आपका। एक स्टेज सेट करने के लिए पहले अपने को तो अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि वेयर आवर अकाउंट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स आर इन इंडिया। तो मैं थोड़ा डेटा आपके साथ शेयर करता हूँ। तो कि इंडिया में टोटली 93,162 फर्म्स रजिस्टर्ड है इंस्टीट्यूट के साथ, और उस फर्म में 67,524 फर्म्स मीन्स 72.48% फर्म्स सोल प्रोप्राइटरशिप है। और आप लेस देन 5 पार्टनर्स की बात करें तो 23,543 फर्म्स
मानी कि 25.27% फर्म्स लेस देन 5 पार्टनर फर्म्स है, यानी कि आउट ऑफ द टोटल 93,162, 91,067 फर्म्स, that is 97.75% of the firms are below 5 partner firms. उसका इस होल टॉक में ऐसा होता है कि everyone are practicing on their own. Less than 5 partners means they are practicing on their own. अपने 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 तजुर्बे और अपनी स्ट्रेंथ पे आगे बढ़ रहे हैं. इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है. इट इज नॉट अ कलेक्टिव अप्रोच. सबका अप्रोच ऐसा है कि भाई मैं सब में मास्टर करूं और मैं सब सर्विसेज दूं. लेकिन आज के सिनेरियो में ऐसा है कि भाई आप एक सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है तो आप सब सब्जेक्ट में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आपको इतना डेप्थ और नॉलेज चाहिए, क्योंकि लॉज इतने कॉम्प्लिकेट हो गए हैं, ट्रांजैक्शन इतने कॉम्प्लिकेट हो गए हैं. तो देयर शुड बी फोकस ऑन वर्टिकल, और वर्टिकल में फोकस होने के साथ आपको सब ऐसे सब वर्टिकल्स के लोगों के साथ घुल मिल के आपको साथ में बड़ा होना चाहिए. See, as far as big four are concerned, all of them have concentrated on what they are. अभी आपको एग्जांपल दूं कि खाली एक फॉर्म ऐसी है इंडिया की who have been recognized as a network by IFAC. तो उसको मैं ग्लोबल फर्म कह सकता हूँ which has emanated from India. बाकी सारी सब फर्म्स है तो सब ने वर्ल्ड के बाहर से अपना शुरुआत किया है और दे हैव कम टू इंडिया. एक आपको पास्ट में एक बुक आई थी, इट वाज कॉल्ड बिग 8, और उसमें जो बताया गया था डेटा, तो कि 91% ऑफ ऑल क्लाइंट्स, 91% ऑफ ऑल सेल्स और 90% सब बिग 4 के पास है. तो उसमें ऐसा होता है कि अल्टीमेटली द मनी which has been accumulated by them goes out of India. तो इंडिया को एक फायदा होता है कि उनका अपना स्टाफ स्ट्रेंथ और इंडियन पॉपुलेशन को हेल्प हो रहा है, लेकिन ऑल प्रॉफिट्स हैव बीन रिपाट्रिएटेड आउट ऑफ इंडिया. तो इसके वजह से आई थिंक वी नीड the Indian Big Four to be there, so that when our Prime Minister is talking about 5 million economy और इंडिया में इतना सारा एक्टिविटी होना चाहिए, तो अल्टीमेटली सर्विसेज का रेवेन्यू भी इंडिया में रहना चाहिए. ओके, इस चीज में मुझे ये बताइए कि मतलब आप कह रहे हैं कि इंडिया के अंदर इसलिए कोई बिग फोर इसलिए नहीं बन पाया कि इंटेंशन नहीं है लोगों का, कि कोई लॉस का प्रॉब्लम है, कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई पुश नहीं है? मैं पहले तो उनका माइंडसेट की बात करूंगा. सी अल्टीमेटली सबके माइंडसेट बहुत अलग है और माइंडसेट बहुत नैरो है. अगर आपको मैं केक का एग्जांपल देता हूं कि अल्टीमेटली छोटी केक है और लार्जर शेयर है, या बहुत बड़ी केक है और उसका शेयर आपका जो आएगा वो छोटा आएगा, लेकिन वो लार्जर केक से ज्यादा आएगा, छोटा केक से ज्यादा आएगा. इसलिए ये थॉट प्रोसेस सब में है नहीं. सेकेंडली, आपने जैसा बोला कि इंस्टीट्यूट का रूल्स है जिसमें ब्रांडिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और एसोसिएशन विद इंटरनेशनल नेटवर्क्स और इंटरनेशनल फर्म्स, उसका भी देयर आर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शन. अपने एग्जांपल वेबसाइट का ले तो दे हैव प्रिस्क्राइब सर्टेन थिंग्स व्हिच यू कैन डू ऑन द वेबसाइट, और सर्टेन थिंग्स आप कर ही नहीं सकते हैं. इसलिए ये सब रुकावटें आती है व्हेन वी टॉक अबाउट अ ग्लोबल फर्म साथ में ले जाने का.
Secondly, government organizations like C&AG, RBI, वो multiple firms होता है, तो they don't recognize. Ultimately, they recognize one firm और उस पे marks और सब आते हैं. तो और लास्टली मल्टीडिसिप्लिनरी फर्म, जैसे इफ यू लुक एट द बिग फोर, यू हैव इंजीनियर्स वर्किंग टुगेदर, लॉयर्स वर्किंग टुगेदर. ये सब अभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए नहीं आए हैं. ओके, अंकित जी, आपकी हमेशा से काफी कंप्लेंट रही है बिग फोर के बारे में, और रिसेंटली भी आपने कुछ अपने लाइव में ये कहा था कि बिग फोर अभी तक एक एंडलेस डॉलर प्रिंटिंग की फिरौती लेने वाली कंपनी है या उनकी वो है. वेयर डू यू सी कि हमें जो खुद का एक बिग फोर बनाना है, क्योंकि इंडिया अभी एक मेन स्टे बनने वाला है, मेन इकोनॉमी बनने वाला है पूरे वर्ल्ड का, या सेंटर बनने वाला है, तो क्या इंडिया को भी ऐसी कंपनीज चाहिए? उनका उनका फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए वर्क करने का? क्या वो सीधा सीधा बिग फोर को कॉपी करेगी, फिरौती लेगी, या फिर खुद का कुछ करेगी? व्हाट इज योर थिंकिंग अबाउट ऑल दिस? तो सात्विक, इसमें पहले थोड़ा बहुत हमें बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा मैक्रो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वाला, राइट, ये जो भी जितनी भी बिग फोर कंपनीज हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम कहाँ से आता है, पहले ये समझना है. तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जितनी भी इंटरनेशनल बॉडीज बनी, चाहे यूनाइटेड नेशंस हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, वो सारी इंटरनेशनल बिजी बॉडीज ये डिजाइन पे बनी थी कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स होंगे. ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बेसिकली विच वर वेस्टर्न फिलॉसफी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन. उसके बेस पे उन्होंने ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाए जो सबके ऊपर उन्होंने एप्लीकेबल किए. अब वो जो हेजीमोनी का मॉडल था, जिसमें आइडियाज वेस्ट से आती थी, आइडियाज वुड कम फ्रॉम द वेस्ट, सिस्टम्स भी वेस्ट बनाएगा कि कैसे मैक्सिमम पॉपुलेशन को कवर किया जाए किसी भी चीज के लिए. मैं डिजाइन थॉट प्रोसेस की बात कर रहा हूं कि क्यों, कैसे बने ये बिग फोर, राइट. तो पहले आइडियाज के कॉन्सेप्ट आते थे वेस्ट से, फिर उस हिसाब से मैसिव सिस्टम्स बनती थी जो सारी कंट्रीज के ऊपर एप्लीकेबल की जा सके. फिर उसके बाद स्टैंडर्ड सेट किए जाते थे. स्टैंडर्ड्स मतलब के क्राइटेरिया XYZ ऐसा होना चाहिए, तो ही ऐसे ऐसे वर्क में आपको यू विल गेट प्रमोटेड, राइट. तो ही आपको इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो ही आपको इस प्रकार के टास्क मिलेंगे ग्लोबल लेवल पे. तो वो स्टैंडर्ड्स भी उन्होंने सेट किए. ठीक है, पहले आइडियाज, फिर सिस्टम्स बनाना, फिर स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड्स के बाद फिर उन्होंने अवार्ड सेट किए, राइट, क्योंकि आपने स्टैंडर्ड बनाए हैं तो अवार्ड भी तो सेट होंगे, राइट. तो फिर उन्हीं को बुला के फिर आप अवार्ड दे रहे हो. ओके, सो ग्लोबल लेवल पे जब इस प्रकार का स्टैंडर्डाइजेशन होता है, तो दैट विल बी अ डायरेक्ट क्लैश विथ व्हाट द भारतीय थिंकिंग प्रोसेस इज. क्योंकि भारतीय थिंकिंग प्रोसेस कभी भी टेक ओवर या कोलोनाइजेशन का या ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन का रहा नहीं है. हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा स्टैंडर्ड हम अफ्रीका की किसी कंट्री में अप्लाई कर देंगे. वी नेवर हैड दैट थॉट प्रोसेस. तो ये रोते रहने का मतलब नहीं है कि भाई कंप्लेन करते रहो कि इनके पास है हमारे पास नहीं है. सो फर्स्ट वी हैव टू कम आउट फ्रॉम दैट विक्टिमहुड माइंडसेट. ओके, दूसरा हमें ये समझना है कि हमें सारे नेगेटिव पिटफॉल्स पता होने चाहिए कि भाई ये जो कंसल्टिंग के फर्म्स हैं ये किस तरह से ऑपरेट करती है स्पेसिफिक ज्योग्राफी में, पॉलिटिक्स के साथ कैसे करती है, गवर्नेंस के साथ कैसे करती है, बाकी के स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे ऑपरेट करते हैं, और कैसे हर एक कंट्री के अंदर ये अपने आप को अच्छे से सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर एसिमिलेट करा लेते हैं. ठीक है, ये स्ट्रैटेजी समझनी बहुत जरूरी है अगर हम कुछ उस ग्लोबल लेवल का कुछ हम प्लान बनाना चाहते हैं, राइट. दूसरा हमें यह समझना पड़ेगा जो धर्म का थॉट प्रोसेस है, विच इज इंडिविजुअल सीकिंग, जो क्षितिज जी ने बिल्कुल सही बताया कि हमारे एक एक फर्म जो है CA फर्म, वो इंडिविजुअल थिंकिंग प्रोसेस से चलते हैं, वो ग्लोबल या स्टैंडर्डाइज प्रोसेस से नहीं चलते.
इसके प्लस भी है, माइनस भी है। माइनस ज्यादा दिखेंगे क्योंकि अभी हम वेस्टर्न टेम्पलेट वाली वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो इन सबको कॉलेक्ट करके अगर हमको कुछ उस लेवल का बनाना है तो सबसे पहले उसी से स्टार्ट करना पड़ेगा। पहले आइडियाज बनानी पड़ेगी, फिर सिस्टम्स बनाओगे जो आइडियाज को सपोर्ट करेंगे, फिर स्टैंडर्ड सेट करोगे कि ये नए स्टैंडर्ड्स हैं। ओके, फिर वो स्टैंडर्ड सेट होने के बाद फिर उसको रिकॉग्निशन देना पड़ेगा एज एन अवार्ड। ओके, वो जो ग्लोबल मार्केटिंग स्कीम ऑफ थिंग्स होती है कि हर जगह पे जैसे केपीएमजी का जाएगा तो वो उसका ब्रांडिंग हो गया ऑलरेडी, राइट। उसको खाली पैर ही रखना है, वो कोई भी कंट्री से ट्रैवल करेगा, द पीपल विल अंडरस्टैंड कि ये केपीएमजी का बंदा आया है। तो वर्ल्ड वाइड जो उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया है उसमें सामने वाला परसीव कर रहा है ये वैल्यू कि इसमें इतना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है ही, ये अज्यूम करके चल रहा है। जबकि आपका क्योंकि अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है या आपका वो ग्लोबल प्लान भी नहीं है, अभी तक आप क्या कर रहे थे कि वर्ल्ड की स्ट्रैटेजी में हम कहां फिट हो रहे हैं वो कर रहे थे अभी तक। अब हम ये सोच रहे हैं कि हम वर्ल्ड के लिए प्लान बनाएं। तो इट्स अ 180 डिग्री डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। तो इसमें बैठ के पहले वी हैव टू कम अप विथ आइडियाज विच आर एक्सेप्टेबल टू मोस्ट ऑफ द नेशंस। मैं ये नहीं बोलूंगा ऑल नेशंस, but we have to come up with ideas which are acceptable to most of the nations. Okay, और हमारी धार्मिक वैल्यूज में वो कैपेसिटी है। The only thing is we have not yet rolled ourselves out. अभी भी हम छोटा सोच के चलो चल रहा है करके, that is what the attitude is. और इसमें सबकी बात है, सिर्फ CA फर्म्स की बात नहीं है। इवन इन द गवर्नेंस या बाबूडम बोलो तो उसमें भी वैसा है कि चलता है, चल रहा है, दैट काइंड ऑफ थिंग। पर अभी हमें हमारा जितना जियोपॉलिटिकल हेफ्ट बढ़ रहा है, अफ्रीका में जैसे हम अभी जिस प्रकार से फ्लेक्स करते हैं मसल्स, हम रशिया में करते हैं मसल्स फ्लेक्स, वेस्ट एशिया में पूरे के पूरे, अभी जैसे ओमान में अभी अभी आया है न्यूज, पर्सनल इनकम टैक्स इज कमिंग फ्रॉम 2028, राइट। तो जितना जितना आपका जियोपॉलिटिकल ड्यूटीज बढ़ेगा तो आपको विजन भी उस वैसे लेवल का लेके जाना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी कि आप अंदर अंदर बैठे रहोगे और देख रहे हो कि सब आपको लूट रहे हैं और somebody is trying to exploit you. No, रोना रोने का मतलब नहीं है। we have to step up for the responsibility that is put on our shoulders. So जो मैंने स्टेप्स बताए, पहले आइडियाज, फिर मास सिस्टम्स के बाद नए स्टैंडर्ड्स के बाद अवार्ड्स और रिकॉग्निशन के बाद पूरा आपका फॉरेन पॉलिसी का पुश चाहिए इसको सारे कंट्रीज में ले जाने के लिए, राइट। आज जब आता है कोई यूएस का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कभी कोई कंट्री में जाता है तो ऊपर से बॉम्बर जा रहे हैं और नीचे डेलीगेशन में बिजनेस वाले भी आए हैं और कंसल्टिंग फर्म्स भी आए हैं, ऊपर से बॉम्बर उड़ रहा है, राइट। सो दैट काइंड ऑफ इट इज अ कोहेसिव एक्शन। तो फिर उस प्रकार का आपको भी हर जगह यू विल गेट एक्सेप्टेंस। तो आपने ये जो चीज कही उसमें मुझे 3-4, अब पता नहीं, मैं गिन तो नहीं सकता क्योंकि दिमाग में बस ऐसे फटे जा रहा है बिकॉज कंटिन्यूसली इतना अमेजिंग बातें कही आपने। पहली चीज तो वो जो मेरा क्वेश्चन आने भी वाला था तो अभी ले लेता हूँ कि ब्रांडिंग, क्योंकि एक तो हम लोग को गोरे लोगों का एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है और वो मेरे ख्याल से इतना इजीली जाएगा भी नहीं क्योंकि हम बचपन से हमेशा से उनको फैंटेसाइज कर रहे हैं। और दूसरा चीज है कि ये जो स्टैंडर्ड्स बन चुके हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि नीचे ऊपर से बॉम्बर जा रहा है, नीचे ये है, या जब केपीएमजी जाता है तो उसका थप्पा लगा हुआ है, या मास लेवल पे जो स्टैंडर्डाइजेशंस जो वेस्ट ने अचीव किए जो इंडिया के लिए बहुत डिफिकल्ट है, दीज आर अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे ख्याल से आपकी जो हमेशा से प्रेडिक्शंस रही है कि 2030 के बाद बहुत सारी चीजें बदल जाएगी, रीसेट विल बी कामिंग डाउन, थोड़ा बहुत वर्ल्ड ऑर्डर में आने लगेगा एक नए सिस्टम में। डू यू थिंक इट्स पॉसिबल टू हैव इंडिया का बिग फोर इन द नेक्स्ट 5 years? ये क्षितिज जी आप भी ले सकते हैं, अंकित जी आप भी ले सकते हैं, क्योंकि अंकित जी आपका कंसेप्ट है, पर हाउ डज अ नॉर्मल पर्सन हु इज सिटिंग एट द सीट्स ऑफ पावर, जैसे आप हैं क्षितिज जी, आप कैसे देखते हैं इस चीज को कि
इतनी सारी जो प्रॉब्लम्स इंडियन फेस करते हैं, क्योंकि हमारी जो खुद की बाबूडम है, जो हमारी खुद की ब्यूरोक्रेसी है, वो आज भी मैं देखता हूँ कि वो बीएमसी से लेके नॉर्मल स्टेट गवर्नमेंट की कुछ डिसीजन मेकिंग क्यों ना हो, हर चीज आउटसोर्स हो जा रही है टू दिस बिग फोर्स। कहाँ से हम कर पाएंगे ऐसा कुछ चीज डेवलप, वो भी इतनी जल्दी? हमारी ड्यूटीज अभी एकदम से एक्सपोनेंशियली बढ़ने वाली है। सो प्लीज क्षितिज जी, एनी व्यूज ऑन दिस? सी बेसिकली मैं इसका एग्जांपल चिकन एंड एग सिचुएशन में बता सकता हूँ कि अपने को पहले तो वी हैव टू इक्विप आवरसेल्व्स with the knowledge, with the expertise, और उसमें lot of investment will go about, even for accountants and everyone around us. अगर आपको बिग फोर इन इंडिया बनाना है तो आपको 2 3 4 साल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और वो इन्वेस्ट टैलेंट में करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में करना पड़ेगा. दिस आर द 2 एरियाज, और मोर पर्टिकुलरली इन टैलेंट, वेर इन आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे को क्लाइंट है तो मैं एक्सपर्टाइज लाऊं. पहले आपको एक्सपर्टाइज क्रिएट करना पड़ेगा, और ये सब फर्म्स को इक्विप करना पड़ेगा टू प्रोवाइड द लेवल ऑफ सर्विस विच द बिग फोर आर गिविंग. तो एक रूफ में आप इंजीनियरिंग सर्विस बोलो या वैल्यूएशन सर्विस बोलो या फिजिबिलिटी स्टडीज बोलो, मार्केटिंग स्टडीज बोलो, जो भी बोलो, अल्टीमेटली दैट स्किल हैज टू कम अंडर वन रूफ. और more particularly I will say that each chartered accountant has to open up his mind. अब अभी क्या है कि अपना नाम से अपने को लगाव है. Each firm has a longing for his own name to come up on the board. वो अपने को छोड़ना पड़ेगा कि भाई एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नेम लेके ब्रांड बना के आगे चलना पड़ेगा. क्योंकि अगर हम ब्रांड अभी तक हमारे सीए इवन सिलेबस में और थॉट प्रोसेस में देयर वाज नो कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांड कमिंग इनटू प्लेस. अभी तो रीजनल प्लान थी कि भाई सी दिस पीपल आर डूइंग गुड इन गुजरात, तो दे विल बी नोन इन गुजरात. वो अहमदाबाद में अच्छा करता है तो अहमदाबाद में होगा, मुंबई में होगा तो मुंबई में. No one has come up with the concept of a universal brand. जो अभी thought process चालू हुआ है कि people are trying to understand कि भाई एक छोटा नाम छोड़ के अगर हम we have to think big, or we have to dare to think big. I always say that you have to dare to think big. और जब भी ये thought process अपना broad होगा, अपना brand create करेंगे, and that is where in 5 7 10 years, I don't know how many years, ultimately we will be able to create our big four. अंकित जी, सेम क्वेश्चन. इम्पॉसिबल लग रहा है मुझे जिस तरीके से चीजें थी. क्षितिज जी भी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्रेडिट, बहुत ज्यादा एक तरीके से सेंट्रल टॉप डाउन पुश, सेंट्रल लेवल बेसिकली, कि एक बहुत बड़ा डायरेक्टिव जाना पड़ेगा फ्रॉम प्रॉब्ली गवर्नमेंट. जैसे नरेंद्र मोदी जी कुछ एक ऐसा हाई लेवल मीटिंग ऑलरेडी शायद ले चुके हैं. अभी तो सिर्फ शायद गेजिंग वाला मोमेंट होगा, बट क्या एक डायरेक्टिव जाए तो उसके पीछे, जैसे आपने बहुत पहले कहा है कि जो चिप्स होती है सेमीकंडक्टर वाली, उसमें 20-30 इयर्स तक गवर्नमेंट का हैंड होल्डिंग चाहिए. क्या गवर्नमेंट हैंड होल्डिंग इसमें कर पाएगी जो हम लोग को 5-7 साल में अचीव करना है? या बेसिकली जैसे क्षितिज जी ने कहा, सबसे बड़ी चीज पहले एक्सपर्टीज, वो टैलेंट पूल क्रिएट करना पड़ेगा इन द इंडियन फर्म. आप कैसे लाओगे बिग फोर और बिग फोर के ऊपर की कंपनीज, मैकिन्जी, बीसीजी, बेन्स एंड को, ये सब लोग से आप कैसे लाओगे टॉप की टैलेंट्स? क्योंकि उनको एकदम हेवी पैकेजेस मिलता है. आई नो थोड़े टाइम बाद आपने कहा है कि बहुत सारे ले-ऑफ्स भी होंगे. देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस, कॉन्ट्राडिक्टिंग थिंग्स, कि सैलरी हाई रहनी पड़ेगी कि नहीं रहनी पड़ेगी, सैलरी हाई मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी, ये सब अपने आप में अलग चीज है. बट
ये सारी जो डिलेमास है इसको कैसे एड्रेस किया जाए? देखिए सात्विक, देयर आर 2-3 थिंग्स हियर। सबसे पहले तो नेक्स्ट 5 इयर्स पूरा डिसऑर्डर लग रहा है इंटरनेशनल ट्रेड का। मैक्रो इकोनॉमिक पिक्चर जो हम डी डॉलराइजेशन जो थीसिस बोलते हैं, तो उस हिसाब से लॉट ऑफ वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स विच आर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, वो उस पर कुछ क्वेश्चन मार्क्स लगने वाले हैं। तो जो क्राइसिस का पीरियड होता है वही पीरियड अपॉर्चुनिटी का भी होता है, राइट? दैट इज हाउ यू लुक एट इट, जो प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं कि आपदा में अवसर, राइट? सो जब ये क्वेश्चन मार्क्स लगेंगे कुछ वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के ऊपर, तब आपके पास एक विंडो खुलेगा जहां पर ग्लोबल साउथ बोलो, साउथ साउथ कोऑपरेशन बोलते हैं, या ब्रिक्स प्लस, जो भी इंटरनेशनल पॉलिटिकल ग्रुपिंग बनते हैं, जो जिसमें हम मेंबर्स हैं ऑलरेडी, इन सब में हम ये देखेंगे कि हर एक कंट्रीज अपने खुद के इनपुट्स देंगे इसके बारे में कि क्या नए इंडेक्सेस होने चाहिए, चाहे ग्रोथ को मेजर करने के लिए, डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए, कॉम्प्लायंसेस किस प्रकार के कौन से डोमेन में होने चाहिए, इन सब पे इनपुट्स मिलेंगे। क्योंकि जब क्राइसिस आता है तभी क्वेश्चन मार्क लगता है, जो एग्जिस्टिंग जो भी चीज चल रहा होता है। तो दैट इज गोइंग टू बी द विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। अब अगर आप स्टेप अप नहीं करोगे इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी में, तो ये होने वाला है कि बहुत सारे जैसे बिग फोर ऑलरेडी जो एस्टैब्लिश्ड है, ओके, भले उनके वेस्ट के एम्प्लॉयज को शायद कुछ बड़ा ले ऑफ हो जाए या कॉस्ट कटिंग हो जाए, स्टॉक मार्केट में वैल्यू कम हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट वो जो एक कंबाइंड स्ट्रेंथ जो पॉलिटिकली उन्होंने क्रिएट की है, जो हर कंट्री में उनकी एप्लीकेबल है, वो इस विंडो का इस्तेमाल कर लेगी नया वाला चीजें डालने में भी। अगर आप एक्सप्लॉइट नहीं करोगे इस विंडो को, तो वही लोग नया चेहरा लेके आएंगे। बहुत साफ है, ठीक है? इफ यू कैन नॉट स्टेप अप फॉर द अपॉर्चुनिटी, तो वही लोग अलग फॉर्म में आके प्रेजेंट हो जाएंगे और आपको लगेगा कि कुछ डीकोलोनाइजेशन हो गया। नहीं, डीकोलोनाइजेशन का प्रोसेस ऐसे नहीं होता है। डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस के लिए आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ता है, फ्रॉम जीरो, आपके खुद के थॉट प्रोसेस और आइडियाज लेके, ओके? और भारत ये कर सकता है, बट द ओनली थिंग इज के क्या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, क्या वो वन पेज पे है ये एफर्ट्स डालने के लिए? मैं फाइनेंशियल एफर्ट्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो पेमेंट्स तो आ जाएंगी, पेमेंट्स तो कहीं से भी आ जाती है, राइट? सो दैट इज नॉट इवन अ मैटर। द मैटर इज क्या ये पॉलिटिकल विल हमारे ब्यूरोक्रेसी और सीए इंस्टीट्यूट, जितनी भी कंसल्टिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, सीएस की हो, सीडब्ल्यूए की हो, जितनी भी है, लॉयर्स की है, जितनी भी है, क्या वो ये डीकोलोनाइजेशन के प्रोसेस में एफर्ट्स डालने के लिए स्टेक लेने को तैयार है और सीरियसली इस पर वर्क करने को तैयार है कि नहीं? दैट इज द क्वेश्चन। तो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी तो नेक्स्ट 5 इयर्स आने ही वाली है, बिकॉज अ लॉट ऑफ वेस्टर्न टेम्पलेट इज गोइंग टू बी क्वेश्चन, और हमें पता ही है कि उनका इकोनॉमिक मॉडल कोलैप्स करने की ओर है, ओके? बट अगर हम ये अपॉर्चुनिटी नहीं लेंगे तो फिर वही लोग बेस बदल के आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। यू लाइक, अच्छा केपीएमजी नहीं है, बट ओके, some XYZ has come instead of KPMG, and they are the a kind of offshoot of the same entity. So if we don't do our decolonization process ourselves, they will do this. So I think पहला स्टेप ये होना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने इस पर ऑलरेडी कुछ डिस्कशंस और थॉट प्रोसेस तो फ्लोट किए ही है। पहला स्टेप ये होना चाहिए कि आईसीआई एज वन ऑफ द लीडिंग बॉडीज, बिकॉज सीए इंस्टीट्यूशन आज जितने उनके मेंबर्स हैं भारत भर में, और वेस्ट एशिया में जितनी हम सर्विसेज देते हैं, अफ्रीका में कुछ कंट्रीज में हम देते हैं, सो आई थिंक सीए इंस्टीट्यूट इज द बेस्ट प्लेस्ड इंस्टीट्यूशन राइट नाउ टू टेक इनिशिएटिव इन दिस। आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए, सब स्टेक होल्डर्स को लाएं, चाहे सिस्टर बॉडीज से भी लेके आए कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स, बट आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए। यू मेक अ हाई लेवल कमिटी और आप आइडियाज, एटलीस्ट आइडियाज और प्रिंसिपल्स फाइनल करने के लिए बैठ जाएं एक टेबल पे। फिर सिस्टम्स और जो स्टैंडर्ड्स लाने हैं उसके लिए सब कमिटीज बन सकती हैं, सारी सिस्टर बॉडीज की, रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स की, लेकिन एटलीस्ट आइडियाज के लिए तो पहले इकट्ठे हो जाएं कि प्रिंसिपल्स ये रहेंगे जो ग्लोबली एक्सेप्ट हो पाएंगे इन कॉम्प्लायंसेस सर्विसेज के लिए,
और हो सकता है फिर इवेंचुअली आप ग्लोबल साउथ में या ब्रिक्स प्लस में इनके ऊपर पेपर्स प्रेजेंट करें और उन कंट्रीज के भी इनपुट्स ले सकते हैं, राइट, दैट दिस इज हाउ वी वांट टू गो अबाउट। और आपके आपके वहां से कौन काउंटर पार्ट इंटरनेशनल बॉडीज हैं जो ये सब कॉम्प्लायंसेस देखती हैं, जो वो भी पार्टिसिपेट कर पाए, क्योंकि इवेंचुअली वर्ल्ड जो डिसऑर्डर के बाद नया बनने वाला है उसमें कॉम्प्लायंसेस कम होने वाले हैं। वापस मैं रिपीट कर लूं, जो नए वर्ल्ड ऑर्डर में हम जा रहे हैं उसमें कॉम्प्लायंसेस कम होने वाले हैं, लेकिन कंट्रीज के कॉम्प्लायंसेस मैचिंग शायद ना हो एट डिफरेंट लेवल्स। ओके, तो जैसे सबको पता है, जो मैं बताता ही हूँ मेरी टॉक्स में, कि भाई 500 की नोट पे अभी कुछ ही टाइम बचा है, राइट। सो इट्स वेरी क्लियर कि सब सीबीडीसी की ओर जा रहे हैं। तो सीबीडीसी की ओर क्यों जा रही है सारी कंट्रीज? क्योंकि पता है कि टैक्सेशन वहां शिफ्ट करने जा रहे हैं, अदरवाइज क्यों जाएगा कोई, राइट। सो इवेंचुअली टैक्सेशन की पॉलिसीज बोलो या जितने भी कॉम्प्लायंसेस के मैटर्स बोलो, जहां जहां पे भी कंसल्टिंग की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है। हमें पता है कि बिग फोर और जब से जो फ्री प्रिंटिंग हुआ है डॉलर का 1971 से, तब से बहुत सारे ग्लोरिफाइड जॉब्स पैकेजेस के साथ ऐसे ही शुरू कर दिए गए थे, विच आर एक्चुअली नॉट ब्रिंगिंग एनीथिंग ऑन ग्राउंड। तो इसीलिए मैंने वो ट्वीट में लिखा था कि ये डॉलर की फिरौती है, नथिंग एल्स, राइट। 500 पन्ने का प्रेजेंटेशन बना के व्हाट एक्चुअल कंसल्टिंग दे आर डूइंग, राइट, वो 2-3 लाइन ही होता है। So what is going to happen in the disorder is a lot of layoffs is going to happen consulting sector में, और जब ये नए वर्ल्ड ऑर्डर में चले जाएंगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगी डीकोलोनाइज्ड वर्जन लाने के लिए, जो हमें ग्रैब करनी चाहिए। सेम क्वेश्चन या थोड़ा सा उसके अलावा, ठीक है, इसको एडिट कर दूंगा मैं। या मेरा क्वेश्चन मैं स्टार्ट करना चाहूंगा पहले अंकित जी से, क्योंकि क्षितिज जी काइंड ऑफ इस चीज में थोड़े डीप ऑलरेडी है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आउटसाइडर, काइंड ऑफ आउटसाइडर, बिकॉज अंकित जी सिर्फ एक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते हुए आए हैं। बहुत ज्यादा चीजें उन्होंने हमेशा से अपने लाइफ पे बताई है, मेरे चैनल पे, अलग अलग चैनल्स पे बताया, सनातन इकोनॉमिक्स से लेके एवरीथिंग, डी डॉलराइजेशन तो टॉप पे। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द नेक्स्ट बिग फोर, स्पेशली इंडियन बिग फोर, उनमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या टाइप के चीजें वो करनी चाहिए? बिकॉज मेनली हम देखते हैं कि क्रिटिकल ऑडिट एंड कंसल्ट, ये एडवाइजरी कंसल्टेंसी, ये बस ये ज्यादातर हम इमेज वाइज जानते हैं। मैं बाहर का आदमी हूं तो मुझे नहीं पता कि और क्या डेप्थ में वो लोग अपनी सर्विसेज देते हैं। बट वेयर डू यू सी व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स शुड द नेक्स्ट इंडियन बिग फोर stand for? So I think बिग फोर कंसल्टिंग का जो भारत में जो हमारा थॉट प्रोसेस रहा हमारे फर्म्स का, वो बहुत ही छोटा, नैरो माइंडेड, शॉर्ट विजन, ट्रेडिशनल, टैक्सेशन फाइल कर लिया, ऑडिट कर लिया, बस समथिंग लाइक दैट। उससे ज्यादा, बिकॉज अच्छा उसमें रेवेन्यू था तो लोगों को लगा कि चल जाएगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। तो अब वो मार्केट की किक पड़ेगी, तो जो खाली ट्रेडिशनल कर रहे हैं तो दे वोंट बी एबल टू, मतलब तीन टाइम का खाना खाने को मिलेगा बस, और कुछ नहीं, राइट। सो मार्केट का जब किक पड़ता है तो ऑटोमेटिक पीपल स्टार्ट अडेप्टिंग, लर्निंग न्यू थिंग्स। सो आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर वेटिंग फॉर इट। तो जब ये पीरियड आएगा, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि हर एक ज्योग्राफी अगर आप स्टडी करें, जैसे अफ्रीका है, नाउ अफ्रीका के अंदर क्या क्या लैकिंग है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर का लैकिंग है, उनका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का लैकिंग है, ओके। उनके नेचुरल रिसोर्सेज, कमोडिटी सारे इंटैक्ट पड़े हैं, जिसका कोई यूटिलिटी नहीं हो पा रहा है, और कुछ कंट्री साबोटाज करके कॉलोनियल लूट अभी भी चल रही है, ओके। सिमिलरली अगर आप वेस्ट एशिया को देखोगे तो वेस्ट एशिया में टूरिज्म और क्रूड ऑयल के अलावा और कोई इकोनॉमी नहीं है। देयर इज नो इकोनॉमिक्स अदर देन क्रूड ऑयल और टूरिज्म, ठीक है। सिमिलरली आप देख पा रहे हैं कि कितनी कंट्रीज सोशो इकोनॉमिक टर्म्स से अगर आप देखोगे तो जापान हैज एज्ड, उनकी प्रॉपर्टीज खाली पड़ी है, बिजनेस कौन चलाएगा ये नहीं है कोई, नोबडी इज देयर,
रशिया एज हो चुका है, उसके पास कमोडिटीज है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का अभी भी हेफ्ट उनके पास नहीं है, करना चाह रहे हैं। चाइना एज हो गया है, होने को आया है, उसके पास मैन्युफैक्चरिंग है, लेकिन काफी सारी ट्रेडिंग की पॉसिबिलिटीज हैं जो भारत ने अभी तक एक्सप्लोर, भारतीय बिजनेसमैन ने नहीं करी है, राइट? सो ऑल दीज आर सो मेनी वेन्यूज ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लेकिन कोई शायद देख नहीं पा रहा है। अब जब कंट्रीज इतनी एज हो रहे हैं तो सबको नर्सिंग और मेडिकेड की जरूरत है, जो भारत से अच्छा कौन सप्लाई कर सकता है, राइट? सो a lot of consulting opportunities out there in so many regions, but हमने शायद इसको टैक्स और ऑडिट के बाहर, उसके उस बॉक्स के बाहर हम गए नहीं। दैट इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। अब प्रधानमंत्री जी का जो 1000 साल का विजन है, वो 1000 साल की डेट्स रिवर्स कर रहे हैं। सात्विक, आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री जी की सारी डेट्स के बारे में बताता हूँ मेरे टॉक्स में, कि कैसे बालाकोट वीर सावरकर के दिन हुआ, फिर कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन है सरदार पटेल के दिन हुआ, फिर 2000 का नोट जो है गोडसे के दिन हुआ, फिर वक्फ एक्ट जो है वो औरंगजेब के दिन हुआ। तो जब प्रधानमंत्री जी आपके ऐसे विजनरी है जो 1000 साल का रिवर्सल देख रहे हैं, नेक्स्ट 1000 ईयर्स की बात कर रहे हैं, 3 बड़े इंपॉर्टेंट कॉरिडोर प्रधानमंत्री जी पॉइंट आउट करते हैं। एक आईएमएक कॉरिडोर जो यूएई सऊदी अरेबिया के थ्रू इजराइल से यूरोप के पोर्ट्स की ओर, इस तरफ चेन्नई व्लादिवोस्तोक वाला कॉरिडोर, और तीसरा जो चाबार पोर्ट से आईएनएसटीसी जाता है। ये 3 कॉरिडोर वर्ल्ड का जियो इकोनॉमिक्स चलाने वाले हैं, ये 3 इंपॉर्टेंट कॉरिडोर। तो आप सोच सकते हैं कि कंसल्टिंग का कितना बड़ा एवेन्यू, ये सारी कंट्रीज के दरवाजे आपके लिए ओपन होने वाले हैं। ओके, सो अगर आप इक्विप नहीं होंगे ये स्पेसिफिक ज्योग्राफीज की अपॉर्चुनिटीज के लिए, तो कोई और लेके जाएगा। आज हम डीकोलोनाइजेशन की बात कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बिग 4 नहीं चाहिए, हमें हमारे फर्म्स होने चाहिए, लेकिन ये बात सऊदी अरेबिया तो नहीं करने वाला। वहां तो केपीएमजी आपके साथ खड़ा होगा कंपटीशन में, राइट? तो अभी जो आप पॉलिटिकल सपोर्ट, अभी जो कुछ विंडो में मिल रहा है 5-10 साल का, उसी पॉलिटिकल सपोर्ट के अंदर हमारे फर्म्स को उस लेवल पे ग्रो हो जाना चाहिए कि बाहर जब हम जाएंगे तो केपीएमजी या पीडब्ल्यूसी के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े रह पाए, राइट? यही विंडो को हमें इस्तेमाल करके ग्रो होना है। आई थिंक सीए इंस्टीट्यूट विल हैव टू स्टेप अप फॉर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, Same question to you, Kshitij ji. What do you expect in next Indian Big Four? See, basically, what I feel is that people अभी भी statute based practice ज़्यादा कर रहे हैं instead of the consultant. Ultimately, अपना पूरा bread and butter वो depend हो रहा है on statutes of law. Law ने protection दिया कि भाई कंपनीज एक्ट ने प्रोटेक्शन दिया कि भाई मैं हर एक कंपनी को स्टैट्यूटरी ऑडिटर चाहिए, तो अपना सीए को बिजनेस मिल गया। अगर आप स्टैट्यूट्स में से सीए को निकाल देते हैं और लीव देम ऑन देयर ओन, देन द क्वेश्चन विल कम कि अभी किधर जाएंगे। That will be the questions which will be asked. So ultimately, I always say to people that come out of the statute based practice, go into the consulting field. आप अपने आप को equip करो on, for example, अंकित जी ने बताया कि भाई ये कॉरिडोर में अपॉर्चुनिटी आएगा, ये कॉरिडोर में आएगा, but let us first take this opportunity in India. अपना helpful government है, तो government also would try to see that the local firm comes ahead in case of tenders, in case of consultancy assignment, सब में आगे लाने का है। तो I think ये सब एक्सपीरियंस हम लोकल लेवल पर क्रिएट करेंगे तो ही इंटरनेशनल लेवल पर ये जो वहां पे तो बिग 4 होंगे ही, तो उनके साथ कॉम्पीट करने के लिए हमको ये इक्विप अपने इन 2 ways. 1, अपने वहाँ इनफ रिसोर्सेज क्रिएट करो, और दूसरा ऐसा असाइनमेंट्स करो कि यू कैन शो रोड मैप दिखा सको किसी को, या यू हैव योर ओन पोर्टफोलियो क्रिएटेड इन सच अ वे कि भाई आप
उसको शो कर सको इंटरनेशनल मार्केट में कि देखो मैंने ये इस तरह के प्रोजेक्ट्स इंडिया में किए हैं, तो मैं इंटरनेशनल भी ये कर सकता हूँ। दूसरा कि वर्ल्ड ओवर एजिंग पॉपुलेशन का बड़ा इश्यू आने वाला है। आप ईस्ट देखो, वेस्ट देखो, यू सी द पॉपुलेशन आर एजिंग। और दूसरा कि ये अकाउंटिंग प्रोफेशन में देर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन स्टार्टिंग द न्यू कैरियर। अब अभी कैरियर जो चालू करने का है वो एआई में करने का है या टेक्नोलॉजी में क्लियर, वही सब लोग जा रहे हैं। तो अपने जो सी वी आर कंसिडर्ड टू बी द सर्विस प्रोवाइडर टू द वर्ल्ड, तो इसका बेनिफिट लेके इंडिया में कंसल्टेंसी में दैट बी अदर फील्ड्स आल्सो कि अपने को इंजीनियर्स के साथ मिलजुल के करना पड़ेगा, वैल्यूअर्स के साथ करना पड़ेगा, या जो भी अदर सेक्टर्स में साथ में मिलके प्रोजेक्ट्स करना है। दैट I think the statutory bodies need to look at this in a very different way. उनको भी ये विजन लेना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म विजन के भाई अभी ये तक देंगे हम इंडियन कंसल्टेंसी फर्म को, तो वो जाके ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट कर सकेंगे बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस। आई वुड से द रोड प्रोजेक्ट्स और द एनी अदर कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स, इफ यू से इंडिया के पास सब है, जो वर्ल्ड के पास, जो वर्ल्ड अफ्रीकन नेशंस या मिडिल ईस्ट और एनी अदर पीपल, यूरोपियन कंट्री फॉर देम, वहां पे जो चाहिए वो सब अपने देश में प्रेजेंट है। तो उसका अनुभव ये कंसल्टेंसी फर्म्स को देख के अपने गवर्नमेंट कैन सी दैट दिस कंसल्टेंसी फर्म्स कैन ग्रो इन द ग्लोबल मार्केट। जैसे आपने बहुत ब्यूटीफुली कहा कि पहले इंडिया के अंदर करो और फिर बाद में उसके बेसिस पे बाहर जाके दिखाओ कि हमने कुछ किया है। मुझे एक जो सेइंग है कि इफ यू डोंट रिस्पेक्ट एंड लव योरसेल्फ नोबडी एल्स विल डू। सो पहले इंडियंस की लव और रिस्पेक्ट जीत लो, फिर शायद बाद में बाहर जाके आपको लोग शायद रिस्पेक्ट और लव देंगे। वेरी नाइसली सेड क्षितिज जी। बट मुझे जो मेरा खुद का डाउट है, दिस आई थिंक ऑल्सो कम्स फ्रॉम ऐसा एक सेंटिमेंट नॉर्मल इंडियंस के अंदर, जो इंडियन चीजों को खराब देखती है फॉर मल्टीपल रीजंस। एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है गोरों की तरफ, या वेस्ट और ईस्ट दोनों, क्योंकि जापान टेक्निकली सुपीरियर है, कोरिया बेटर है, वो भी बोलते हैं लोग, गोरे लोग जो करते हैं वो भी करते हैं। तो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एक चीज होगी। दूसरा, इंडियंस डोंट हैव पेशेंस, और ना उनको वो कैपिटल डालने का ज्यादा मन रहता है। ऑब्वियसली अगेन पेशेंस की वजह से कि हम ज्यादा पैसा डालेंगे तो ज्यादा बेटर R&D होगी, और इसलिए हम बेटर प्रोडक्ट बना पाएंगे विच इज कंपेरेबल टू यू कैन से जर्मनी इन टेक्नोलॉजी या व्हाटएवर। तो ये सारी बहुत सारी चीजें हैं। अभी जैसे मैं कुछ एक चीज देख रहा था, मैं रिसेंटली पिस्टल शूटिंग के बारे में कुछ बात कर रहा था, तो उसमें मुझे ये मालूम पड़ा कि जो पैलेट्स होते हैं, लेड के पैलेट्स, वो इंडिया में कोई बनाता नहीं है टू दी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो मैचेस में यूज होते हैं। बाकी सब नॉर्मल लेवल के सब बनाते हैं। तो आई वाज लुकिंग कि इसमें मैन्युफैक्चर कर सकते हैं क्या, कि इंडिया का कुछ कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है कि इंडियंस क्यों नहीं बनाना चाहते। तो वही कि ट्रेडिंग इजी है, ट्रेडिंग में पैसा कमा लेते हैं। तो वही वापस घूम फिर के चीजें आ रही है, क्या ये इंडियन फर्म्स जो बाद में बड़ी बन जाएगी, इंटरनेशनली जाएगी, वो अपने कंसल्टेंसी में मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बड़ी होने के बाद, ये प्रोसेस में जब बड़ी होती रहेंगी, जब वो बाहर टैप करने लग जाएगी इंटरनेशनल मार्केट्स, क्या वो कॉन्फिडेंस दिखा पाएगी इंडियंस और इंडियन कंपनीज में कि यार ये अच्छा काम कर सकती है जब मैं ये चीज की कंसल्टेंसी कोई फॉरेन क्लाइंट को दे रहा हूँ या फॉरेन कंट्री को दे रहा हूँ। whoever wants to take this? See, I'll take that. This is a question of attitude, I would say. एक अपना एटीट्यूड है, वो लॉन्ग टर्म सोचने का एटीट्यूड बनाना चाहिए। तो क्या होगा कि भाई होता है चलता है वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा। इट हैज टू बी अ प्रोफेशनल अप्रोच कि भाई हम ये करने जा रहे हैं, लॉन्ग रन विजन है,
लॉन्ग टर्म के लिए है, और हम see we want to prove ourselves ultimately. See, as I told you earlier, we are the service provider to the world. अभी आज देखो तो अकाउंटिंग सर्विसेज और बैक ऑफिस को के जो भी को, इंडिया इज डूइंग वेरी वेल एज फार एज द सर्विस सेक्टर इज कंसर्न. बैंकिंग सर्विस देखो, बैंकिंग बैक ऑफिस देखो, सब में इंडिया इज डूइंग वेरी वेल. तो उसके हिसाब से वो कर रहे हैं. तो उसमें दो चीजें हैं, विद द राइट टाइप ऑफ क्वालिटी एंड टाइमलीनेस, विद प्रोफेशनलिज्म. अगर ये करते हैं तो आई थिंक नो वन इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप अस फ्रॉम बीइंग द लीडर्स. आपने देखा है कि भाई अभी भी इफ यू लुक एट यूएस के टॉप कॉरपोरेशन के लीडर्स, तो वहां पे अपने इंडियंस बैठे हुए हैं. तो वहां जाके आप एक्सेल करते हो, तो व्हाई नॉट इन इंडिया? इज बिकॉज द एटीट्यूड चेंजेस वंस वो फ्लाइट लेके वहां पहुंचते हैं, तो एटीट्यूड चेंज होता है. तो आई ऑलवेज फोकस ऑन द एटीट्यूड ऑफ पीपल. अगर होता है चलता है वाला एटीट्यूड निकल जाता है ना अपने सिस्टम में से, तो आई थिंक वी कैन प्रोग्रेस like no other nation has ever done before. सिमिलर टू व्हाट अंकित जी आपने कुछ 2-3 लाइव्स पहले ही कहा है कि हम जो HAL और DRDO को गाली देते हैं कि तुम पिछड़े हुए क्यों हो, तुम अच्छा क्यों नहीं कर रहे हो, और ये नहीं समझ पाते कि उनके साइंटिस्ट ने एक्चुअली अब जो टॉप 1%, आपने जैसे कहा कि टॉप 1% लोग इंडिया रुक गए, उनको पैसे की लालच ने वेस्ट में लेके नहीं गया. जैसे बहुत अच्छे नाम है, APJ अब्दुल कलाम, नंबी नारायणन, ऐसे बहुत लोग हैं, पर हम उनको ज्यादा फैंटेसाइज करते हैं, इधर नहीं करते. सेम क्वेश्चन टू यू अगेन, इंडिया कॉन्फिडेंस दिखा पाएगी अपने आप के अंदर? Well, Satvik, a lot of these is about cash flows. जो मैं बोलता हूँ कि भाई जो भी कुछ इनोवेशन करना रहता है या रिसर्च करना रहता है, तो the US has this privilege because of reserve currency status. भाई उनका इंटरेस्ट रेट जो है 0 to 3% रहा एटलीस्ट फॉर द लास्ट 30 years, जिसमें उनके जितने भी बिग फोर हैं वो हर जगह जो है फैल गए. तो वो जो एकदम चीप कैपिटल, जो मुफ्त का पैसा उनको मिला उनकी प्रिंटिंग मशीन में से, डॉलर प्रिंटिंग मशीन में से, उसकी वजह से अच्छा खासा इनोवेशन वो कर पाए. जब पैसा मुफ्त का होता है तो आपको फेलिंग का चांस ज्यादा मिलता है, राइट? और जितना ज्यादा फेलिंग का चांस मिलेगा उतना ज्यादा लोग इनोवेशन करने के लिए आगे आएंगे. साफ बात है, उसी में उनका गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट ये सब डेवलप हो पाया. तो वो आपको रिजर्व करेंसी स्टेटस का प्रिविलेज तो नहीं मिलने वाला है. ओके, अगर आप 0 to 3% पे इंटरेस्ट पे पैसा सोच रहे हैं कि सेंट्रल बैंक दे पाएगा, इट डजंट लुक लाइक नाउ. बट इतना आप कह सकते हैं कि आफ्टर 2030 ये हो सकता है कि जब आप CBDC में चले जाएं, डिजिटल रुपी में, उसके बाद हो सकता है गवर्नमेंट यंगस्टर्स को कुछ अपना रिसर्च या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए नॉट 0 to 3% बट 2 to 5% के बीच शायद दे पाए, क्योंकि आपको डायरेक्ट वॉलेट में ही देना है जो भी स्टूडेंट है या व्यक्ति है उसको. तो डायरेक्ट RBI ट्रांसफर करके ये इनोवेशन को पुश ऐसे करके दे सकते हैं जब आप डिजिटल रुपी में चले जाएंगे. सो दैट विल ओपन अप अ बिग एवेन्यू फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन. दूसरा जो बात है कि भाई फेलियर के लिए हम ओपन नहीं है. जब तक आप फेलियर के लिए ओपन नहीं है तब तक कुछ भी इनोवेशन नहीं हो पाना है, राइट? तो पेरेंट्स, जो मैं अभी भी जो नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बन के आते हैं, जो बड़ा लॉट बैच जो पास हो जाता है CA फाइनल या CA इंटर में, उनके जब आप पास होने के बाद अगर आप उनको पूछोगे क्लास में, अगर 50-100 बैठे हैं, और अगर आप उनको पूछोगे कि जॉब करना है या प्रैक्टिस, तो मेजॉरिटी हाथ जॉब के लिए खड़े होंगे, राइट? तो जॉब में क्या है, व्हाट हैपेंस इज, एक बार आप उस साइकिल में चले गए और आपको पैकेज ऑफर हो गया, तो फिर आपका बॉडी अच्छा खासा कंफर्ट में आ जाता है, राइट? क्योंकि एज आपकी बहुत कम है.
और 6, 12, 15 लाख का आपको पैकेज मिल गया, तो अब आपने ईएमआई शुरू कर दी, राइट? नया फोन ले लिया, नया लैपटॉप ले लिया, नई गाड़ी ले ली, अब आप इनोवेट कहां से करोगे? सो सो इट्स अ बिग चैलेंज के यंगस्टर्स को वापस एंटरप्राइजिंग या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मोड पे, अट्रैक्शन पे लाने के लिए ये जो क्विक कैश का अट्रैक्शन है वो थोड़ा कम करना पड़ेगा, और पेरेंट्स को भी घर में ये एनवायरनमेंट देना पड़ेगा कि चलो कुछ आप नया इनोवेशन या रिसर्च ट्राई कर रहे हो सकता है फेल हो जाए कुछ इनिशिएटिव, बट इंस्टीट्यूशन ने भी इसके ऊपर थोड़ा गौर करना चाहिए कि सीए इंस्टीट्यूट इसके लिए क्या कर सकता है, क्योंकि हमें 2.5-3 साल की आर्टिकलशिप होती है जहाँ पे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट्स के नीचे ट्रेनिंग लेते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या उसी ट्रेनिंग के दौरान रिसर्च इनोवेशन के लिए अलग से स्टाइपेंड या कुछ ऐसा करके भी हम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के ऊपर कुछ इनिशिएटिव सरकार कुछ ले पाए जॉइंटली? ये भी हो सकता है, क्योंकि बच्चे जितना ट्रैवल करेंगे, मैं आपको बताता हूँ सात्विक, जितनी कंट्रीज आप ट्रैवल करोगे उतना ज्यादा आपका दिमाग भी खुलता है कि भाई कौन सा रीजन कैसे ऑपरेट कर रहा है। तो क्या यही चार्टर्ड अकाउंटेंट या कंपनी सेक्रेटरी के बच्चे जो ट्रेनिंग ले रहे हैं 3-3 साल की, क्या उनकी 1-1 महीने की कंट्री वाइज मार्केट सर्वे के लिए ट्रिप हो सकती है क्या? राइट, जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है, समथिंग ऑफ दैट काइंड, बट विथ अ स्टेटेड ऑब्जेक्टिव के ट्रिप के बाद ये आउटकम्स हमें चाहिए कि भाई सपोज आप इजिप्ट जा रहे हो, तो इजिप्ट की अकाउंटिंग या प्रैक्टिसेस में व्हाट आर द कॉर्पोरेट्स एक्सपेक्टिंग इन द कंसल्टिंग डोमेन? ओके, अगर आप कहीं पे भेज रहे हो बच्चों का ये पूरा जत्था, तो स्टडी करके लाएंगे उस कंट्री के बारे में, बहुत ही फैंटास्टिक इनसाइट्स आ सकती है 30 दिन के लिए अगर आप भेज पाए तो। जो मैंने बताया कि आपको पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करना पड़ेगा, ऊपर एक हाई लेवल कमिटी बनेगी जो आइडियाज और प्रिंसिपल्स फाइनल कर ले, उसके बाद सिस्टम्स और जो स्टैंडर्ड्स, नए स्टैंडर्ड्स लाने, जैसे जब भी जीडीपी पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, पर कैपिटा इंडेक्स पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, राइट? क्योंकि पर कैपिटा क्या है, जो मैंने समझाया है कि एक व्यक्ति के पास सारा पैसा है तो भी कंट्री का पर कैपिटा तो वही आएगा नंबर, राइट? इट डजंट हैव एनी इम्प्लीकेशन। सो वही हम देख रहे हैं यूएस इकोनॉमी में, कहीं 27% लोगों को आज वेजिटेबल्स खरीदने के लिए लोन लेनी पड़ रही है, तो उस पर कैपिटा का क्या काम का हो पर कैपिटा, राइट? सो जो बड़े वेस्टर्न स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं उन पर क्वेश्चन मार्क लगने वाले हैं, और क्वेश्चन मार्क हमें ही लगाने चाहिए, ये हमारा हक बनता है लगाने का क्वेश्चन मार्क। बट उसके लिए क्या बच्चे इक्विप्ड है उस प्रकार की इनोवेटिव थॉट प्रोसेस के लिए? तो we'll have to empower the students for getting into this kind of domains कि भाई आप बनाओ नए स्टैंडर्ड्स, नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए, कि विश्व को किस चीज की जरूरत है, ब्रिक्स प्लस को किस चीज की जरूरत है, ग्लोबल साउथ को क्या नए स्टैंडर्ड्स की जरूरत है। आज हम देखते हैं वो कैसा नैरेटिव चलाते हैं, इंडेक्स चला लेते हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स। अब उनका हैप्पीनेस इंडेक्स चल जाता है, उनका डेमोक्रेसी इंडेक्स चल जाता है, सारा नेगेटिव नैरेटिव आपके ऊपर चला लेते हैं। जहां पे उनको लगता है कि आपको नीचा दिखाना है तो वहां पे एब्सोल्यूट नंबर क्राइम्स के दिखाएंगे, वहां पे पर 1000 पॉपुलेशन नहीं डालेंगे, और जहां पे सी हाउ दे ट्विस्ट द नैरेटिव्स। तो ये हमारे इंस्टीट्यूशंस ने इनिशिएटिव लेना चाहिए ये सब काउंटर करने के लिए। इसीलिए ग्लोबल रेटिंग एजेंसी की भी बात होती है। जब गिफ्ट में आई थिंक ये इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ है गिफ्ट सिटी में, तो ये जो रेटिंग एजेंसी की भी हम बात कर रहे हैं। अब आप प्रॉब्लम देखो कि क्योंकि सिस्टम उन्होंने डिजाइन किया है, तो आपको अचरज होगा कि हम हमारी रेटिंग एजेंसी बना भी देंगे तो भी हमारी कंपनीज हमारी रेटिंग एजेंसी के रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं चलेगी, वो वापस उन्हीं का स्टैंडर्ड पकड़ेगी। समझ रहे हैं? तो ये जो हेजीमोनी का मॉडल है उसके सारे स्पोक्स को आपको एक साथ ट्रिगर करना पड़ेगा। आप आइसोलेशन में वर्क नहीं कर सकते कि मैंने एक रेटिंग एजेंसी बना दी फिर मैं एक यहाँ पे बना दूं, ऐसे नहीं चलेगा, बिकॉज उनका पूरा फाइन ट्यून होके चल रहा है। पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, हर डोमेन में उनका फाइन ट्यून होके सिस्टम बैठा है। तो आप जैसे रेटिंग एजेंसी ने सॉवरेन रेटिंग दे दी अमेरिका के लिए, कुछ 37 ट्रिलियन का उनका डेट है आज की तारीख में। अगर हमारी रेटिंग एजेंसी ने कुछ रेटिंग दे दिया यूएस इकोनॉमी को,
आपको लगता है हमारी कंपनीज वो फॉलो करेंगी वो रिकमेंडेशन अपने डिसीजन मेकिंग में? नहीं करने वाली। उसका कारण ये है कि जो हमने बताया कि एक सेल्फ एस्टीम की कमी, कि अगर मेड इन भारत है तो हम खुद ही बोल रहे हैं कि नहीं इट्स नॉट वैल्यूएबल, और दूसरा सिस्टम्स उनके साथ फाइन ट्यून्ड है। तो पहले सारे स्टेक होल्डर्स को बिठाना पड़ेगा, कंपनीज को बताना तो पड़ेगा ना कि भाई हम रेटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहे हैं, कंपनीज को पता ही नहीं है। सो दीज आर सम ऑफ द गैप्स जो ब्यूरोक्रेसी ने फिल करना चाहिए। तो मेरे पास दो आखिरी क्वेश्चंस है, ट्राई करूंगा जितना हो सके छोटे में छोटा हो जाए। पहला है, दो पार्ट है उसमें। एक है कि अब जब हम बड़े बिग फोर्स की बात करें, इंडियन बिग फोर्स, तो क्या कुछ कंपनीज को सिलेक्ट किया जाएगा ऊपर आने के लिए और सपोर्ट दिया जाएगा? जैसे अडानी अंबानी हम सुनते हैं, कहीं ना कहीं उनमें पॉलिटिकल बैकिंग की जरूरत तो पड़ी होगी, जो लेवल पे हम हाइफा पोर्ट देखते हैं वगैरह वगैरह। ऑस्ट्रेलिया में भी अडानी का पोर्ट है, कहीं ना कहीं इंडिया को भी एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलता है उससे। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एक गवर्नमेंट ने जानबूझ के किसी को किया, मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं कह रहा हूँ, बट वो होगा तो क्या उसकी फिर डार्क साइड भी बाहर आएगी? जैसे आप कहते हैं कि फिरौती होगा, अंकित जी कहते हैं कि फिरौती लेती है, जैसे अभी वो वार्नर ब्रदर्स का हुआ, 67 मिलियन इतना बोलने के लिए लिया कि वार्नर ब्रदर्स और डिस्कवरी को साथ में ले लो, फिर 45 मिलियन का लिया बोलने के लिए कि अलग कर दो, फिर वापस बोल रहे साथ में कर दो। मतलब ऐसी चीजें क्या ये इंडियन फर्म आगे कर सकती है? बिकॉज इतना पावर आ जाएगा। जैसे आज हम सुन रहे हैं कि अडानी जो नवी मुंबई का एयरपोर्ट अभी ऑपरेट करने वाला है, तो उसने मुंबई के एयरपोर्ट से डबल यूजर फी रखी है। इसको पॉजिटिव देखे नेगेटिव देखे वो अलग बात, बट फ्यूचर में क्या ऐसे हो सकता है? क्षितिज जी प्लीज। ओके, बेसिकली ऐसा सी एक को हेल्प करो एक को ना करो ऐसा कुछ नहीं। अल्टीमेटली व्हाट हैज टू बी डन इज के एक स्टैंडर्डाइज पॉलिसी क्रिएट करना चाहिए, और स्टैंडर्डाइज के एक को हेल्प करो ऐसा नहीं। देयर शुड बी अ कॉमन ब्रॉड पर्सपेक्टिव कि भाई ये हमारा पर्सपेक्टिव है, ये हम करना चाहते हैं, और इसमें जो भी इन्वेस्ट करे इन इन्वेस्टमेंट, इन पीपल, इन रिसर्च, तो आगे बढ़ सकेगा। It has to be a transparent process with lot of ethics, attitude और focus. ये तीन मेन क्राइटेरिया है according to me. One is attitude, other is focus, and third is with ethics. तो we will be able to create, and I don't think a controversy इसमें create करना चाहिए। जो भी फ्रेमवर्क क्रिएट करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड सबको मिलना चाहिए। अल्टीमेटली इट इज अ क्वेश्चन ऑफ लेवल प्लेइंग फील्ड। तो पीपल हैव टू हैव अ वेरी ब्रॉड विजन विथ एथिक्स और एटीट्यूड, तो डेफिनेटली ये कर सकेंगे। अंकित जी, व्हाट इज योर से, स्टैंडर्डाइज पॉलिसी द वे टू गो? क्योंकि आप बोल रहे धार्मिक काफी इंडिविजुअल बेसिस होती है, एंड द सेम वे डार्क साइड आ सकता है बाहर। और सेम अडानी अंबानी वाला क्वेश्चन टू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम स्टैंडर्डाइजेशन में नहीं है सात्विक, प्रॉब्लम इस बात का है कि आपने जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें सबका व्यू नहीं लिया, दैट्स अ ट्रबल। ओके, तो अगर हम एक कलेक्टिव प्रोसेस सोचें जहां पे ब्रिक्स प्लस या ग्लोबल साउथ का कोऑपरेशन मिलके इंडेक्स बना रहा है कुछ चीजों के लिए या ग्लोबल स्टैंडर्ड्स डिफाइन कर रहा है, तो सब कंट्रीज से इनपुट्स मंगवाए जा सकते हैं, फिर उसमें से शॉर्टलिस्ट और ट्विकिंग करके आप फाइनल ये बना सकते हैं लिस्ट। सो स्टैंडर्डाइजेशन it in itself is not a problem. Standardization is a problem when वेस्टर्न को ग्लोबल स्टैंडर्ड बना दिया, बाकी किसी को पूछा ही नहीं तुमने, तो प्रॉब्लम है। ओके, दूसरा योर क्वेश्चन अबाउट अदानी और द स्पेसिफिक थिंग कि भाई कोई स्पेसिफिक 4 फर्म बन जाएंगी जो डोमिनेट करेंगी, तो मतलब पहले बाहर का डोमिनेट कर रहा था, अब इंडियन 4 डोमिनेट कर रहे हैं। दैट वाज योर क्वेश्चन, राइट? So I think we should aim for a multi-level way of functioning structure, जहां पे अगर आप टॉप 4 या बिग 4 या बिग 5 भारत का बना रहे हो तो वो इस प्रकार का बनना चाहिए जो वर्ल्ड वाइड केटर कर पाए,
फिर नीचे के लेयर्स में आप ये देख सकते हैं कि भाई आपके रीजन में कौन ज्यादा केटर कर पा रहा है, और फिर लास्ट में जो हैवी बेस होना चाहिए जहां पे 5,000 फॉर्म्स है या 10,000 20,000 फॉर्म्स है, तो वो मैक्सिमम भारतीय सब कॉन्टिनेंट को देख पाए। इस प्रकार का आप लेवल बेसिंग कर सकते हैं, और फिर जितना जितना एक्सपीरियंस बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिक बिग फोर की लिस्ट खुद ही एक्सपांड नेचुरली होती जाएगी। ओके, सो दैट इज द वे टू गो फॉरवर्ड rather than saying कि भाई हम 4 ही फर्म को डेवलप करेंगे। दैट इज नॉट द वे टू गो फॉरवर्ड, राइट? जब आपने नई पार्लियामेंट बनाई तो उसमें आपने अखंड भारत का फोटो डाला है, तो खाली भारत के लिए नहीं बनाया है। तो हम जब बिग फोर भी बनाएंगे या जो भी ये स्ट्रक्चर डीकोलोनाइजेशन करने की बात कर रहे हैं, तो हम सबको केटर करने की बात करेंगे। लास्ट क्वेश्चन से एंड करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट क्वेश्चन रहेगा टू एंड द कन्वर्सेशन। अंकित जी गिफ्ट सिटी को बहुत ज्यादा हाइप अप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वर्ल्ड की 4 बड़ी जो सेंटर्स में से एक गिफ्ट रहेगा, एक टेक्सास वाला रहेगा, फिर आई थिंक 2 और है, एक रशिया है और शंघाई है, मॉस्को एंड शंघाई। सो इसलिए मैं ये क्वेश्चन रखना चाहता हूँ। क्षितिज जी आपसे स्टार्ट करेंगे, बिकॉज आप खुद एक पार्ट है एक्सपर्ट कमिटी पे गिफ्ट सिटी IFSC के। वेयर डू यू सी दिस गोइंग फॉरवर्ड फॉर इंडियन बिग फोर के फ्यूचर के लिए, बनने के लिए? क्योंकि मैं ऑलरेडी देख रहा हूँ कि PwC जैसी और ऐसी और जो फर्म्स है, इन्होंने ऑलरेडी अपने आप को रजिस्टर कर लिया है गिफ्ट सिटी के अंदर। क्या इंडियन कंपनीज जो है वो लैक कर रही है? अपॉर्चुनिटी शायद पहले से ही हम एक उनको हेड स्टार्ट दे चुके हैं फॉरेन कंपनीज को, इंडियन कंपनीज इसमें पीछे है, या फिर गिफ्ट सिटी खुद में कैसे ये आगे की इंडियन बिग फोर को क्रेडल करेगी, एक तरीके से इनक्यूबेट कर पाएगी? क्या लगता है आपको? गिफ्ट सिटी एक ऐसी एनवायरनमेंट है जो आप सिंगापुर देखे, हांगकांग देखे, इट इज अ फाइनेंशियल हब और सेंटर अल्टीमेटली। और जो भी इन्वेस्टमेंट गिफ्ट सिटी से बाहर हो रहा है हैज बीन कंसिडर्ड एज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर इंडियन बिग फोर को या इंडियन सर्विस कंपनी को अब्रॉड जाने का है, तो गिफ्ट सिटी कैन बी अ रूट टू दैट डिफरेंट लोकेशन। और होल्डिंग कंपनी जो सेटअप जो करने की है, दैट कैन बी पार्ट ऑफ द गिफ्ट सिटी। क्योंकि एज यू नो वहां पे बड़े टैक्स बेनिफिट्स भी दिए गए हुए हैं। आई थिंक इनकम टैक्स में नेक्स्ट 15 इयर्स में से 10 इयर्स टैक्स एग्जम्प्ट है। फिर मैट या AMT लोअर रेट पे लग रहा है, GST बेनिफिट है, कस्टम ड्यूटी बेनिफिट है, और लोकल सब्सिडीज आल्सो आर अवेलेबल फॉर द गिफ्ट सिटी। तो इतने सारे एडवांटेजेस है। तो आई थिंक द इंडियन फर्म्स आल्सो कैन टेक एडवांटेज। और एक और चीज दूसरी बताता हूँ, जो सर्विसेज ये बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, टैक्स और फाइनेंशियल क्राइम रिलेटेड सर्विसेज है, जो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को गिफ्ट सिटी में से दे रहे हो, दैट आल्सो फॉल्स अंडर द परव्यू ऑफ द टैक्स एग्जम्पशन एंड रजिस्ट्रेशन अंडर IFSC। तो ये सब एडवांटेज लेके आई थिंक वी हैव टू मूव अहेड एंड गेट आवरसेल्फ registered there, and वहां से we can do lot of things from there. Same question to you, अंकित जी। देखिए, जितना गिफ्ट सिटी के बारे में जो विजन है वो ग्लोबल है, और हमें पता है कि क्योंकि बहुत सारा डाइल्यूशन हम वेस्टर्न कैपिटल्स का देखने वाले हैं, स्पेशली IT और फाइनेंस रिलेटेड। न्यूयॉर्क में आज ही वो नया मेयर आया है, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि क्या आउटपुट आने वाला है। सो न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, लंदन, बर्लिन, सिडनी, टोरंटो, पेरिस, सो ये जितनी भी कैपिटल्स हैं उनका डाइल्यूशन साफ दिखाई दे रहा है। ओके, सो इट्स वेरी नेचुरल के ऑल्टरनेट हब्स जो हैं वो ग्रो करेंगे,
So Gift City, Dubai, Texas Stock Exchange, Shanghai and Moscow. This looks like the new world order kind of things, scheme of things. अब गिफ्ट सिटी में मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि गोल्ड और सिल्वर का प्राइसिंग जो है इवेंचुअली गिफ्ट सिटी में शिफ्ट होना चाहिए कुछ सालों बाद, बिकॉज LBMA और LME का जो ग्लोबल लेवल पे जो उनका रोल है प्राइस सेटिंग में गोल्ड और सिल्वर का, वो जाने वाला है, ऐसा मेरा प्रेडिक्शन है. So eventually that might shift to the Gift City. One prominent role in price setting for gold and silver is expected. दूसरा कुछ पॉइंटर्स हैं जहां पे गिफ्ट सिटी को इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट्स हैं. जैसे अगर आप एम्प्लॉइज के लिए अगर आप उसको इंसेंटिवाइज करना चाहते हो, क्योंकि somebody who is working in Bangalore और यू से दुबई में वर्क कर रहे हैं या हांगकांग में वर्क कर रहे हैं या स्विट्जरलैंड में वर्क कर रहे हैं, अगर उस प्रकार के ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स के एम्प्लॉइज को आप गिफ्ट सिटी में लाना चाह रहे हो, तो आपको ना सिर्फ उस प्रकार की लाइफस्टाइल की बात हो रही है, बट कोई भी व्यक्ति जब अपना जॉब चेंज करता है, जो अपना एक्सपीरियंस लेके आ रहा है, वो चाहेगा कि गिफ्ट सिटी का उस लेवल का मार्केटिंग हो कि उसमें 3-4 साल काम किया है तो उसके प्रोफाइल में ऐड हो वो चीज, उसका एस्टीम ऐड हो. आई थिंक गिफ्ट सिटी को वो एक लैक करता है. ग्लोबल फाइनेंशियल हब्स में जिस प्रकार की मार्केटिंग, ब्रांड मार्केटिंग होनी चाहिए, वो नहीं हुआ है. दिस इज वन ऑफ द लैकिंग विच आई सी. दूसरा मुझे लगता है कि अच्छा खासा जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का रिक्वायरमेंट है, मतलब मेट्रो जो है उसका हो सकता है उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ा सकते हैं, उसके एंट्रेंस पॉइंट से लेके जो गिफ्ट सिटी में जहां भी जिसको जाना है, हो सकता है आप बेटर एक्सपीरियंस विजिटर्स को दे सकते हो. 3-4 व्हीकल्स केटर करने के लिए रख सकते हो बाहर से. दूसरा आप एक डिजिटल एक्सपीरियंस गेट पे दे सकते हो. कोई इन्वेस्टर आ रहा है, कोई ग्लोबल फाइनेंशियल हब वाला पर्सन आ रहा है, तो उसको गेट पर से ही पता चल जाना चाहिए डिजिटल स्क्रीन से कि उससे कहाँ जाना है, और वहीं से उसको व्हीकल ले जाना चाहिए. ओके, कंस्ट्रक्शन ऑनगोइंग है तो धूल मिट्टी उड़ती है, उसका भी कुछ आप कर सकते हो. मे बी आप अलग पाथवेज बनाए उसके लिए टेम्पररी कुछ, मे बी दूसरा जितने क्योंकि आप एम्प्लॉइज लाना चाह रहे हो, तो एम्प्लॉय स्पेसिफिक आपको अगर आप फाइनेंशियल पर्क्स नहीं दे सकते, फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे एशियन बैंक या वर्ल्ड बैंक के एम्प्लॉइज होते हैं, तो आप उनको स्पेशल इनकम टैक्स कोड देते हैं कम इनकम टैक्स लगाने के लिए. अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप नॉन फाइनेंशियल पर्क्स कुछ दे सकते हैं एम्प्लॉइज को, सो दैट दे शिफ्ट टू द गिफ्ट सिटी फास्टर. ओके, दूसरा आप थोड़ा ग्लोबल एक्सपीरियंस उनको दे सकते हैं, सैटरडे संडे वीकेंड ऑफ, जो मतलब जैसे गूगल की ऑफिसेज में जिस प्रकार का क्लाइमेट होता है, तो यहाँ पे तो मल्टीपल ऑफिसेज आने वाली है, तो हो सकता है सबको नहीं दे सकते, बट एक अलग से प्रीमाइस आप खड़ा कर सकते हो और रूल बना सकते हो कि गिफ्ट सिटी के सारे एम्प्लॉइज का सैटरडे संडे ऑफ रहेगा. तो एक इंटरनेशनल लेवल का आपको वो एक्सपीरियंस एम्प्लॉइज को देना पड़ेगा, क्योंकि जितना मुझे समझ में आ रहा है, इट इज मोर अबाउट द एम्प्लॉई प्रॉब्लम रादर देन द इंस्टीट्यूशंस कमिंग प्रॉब्लम. दूसरा मुझे ये लगता है कि गिफ्ट सिटी में फंड मैनेजर को शायद कुछ बेनिफिट दिया गया है, टैक्सेशन बेनिफिट, बट जो मेन इन्वेस्टर है उसको कुछ नहीं मिल रहा है. मतलब अगर आप ब्लैक रॉक या उस प्रकार की एंटिटीज को लाना चाह रहे हो, तो उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है. फंड मैनेजर को बेनिफिट मिल रहा है, बट जो कोर इन्वेस्टर है उसको शायद उस लेवल का टेम्पटेशन नहीं है अभी भी. तो वो उस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस चाहिए, तो उनके लिए कुछ इंसेंटिव का स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. ओके, so lot many things which can be done in Gift City which is still not done. If that is done, then वो obviously build तो वैसे भी होने ही वाला है. But let me leave you with this input कि सरकार अभी सेंटर में है, और फिर जब नेक्स्ट टर्म होगा तो क्या होता है कि फिर बाबूस का इंटरेस्ट कम होता जाएगा. सो इफ यू डोंट स्पीड अप, तो इट माइट लैग अगर टाइम पे चीजें नहीं करी तो. सो आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट, बट थिंग्स हैव टू बी डन वेरी क्विक. ओके,
दूसरा Same, एक पॉइंट कॉम्प्लायंस, क्योंकि कॉम्प्लायंस की बात चल रही थी, एक पॉइंट कॉम्प्लायंस का मुझे बताना है कि सिंगल विंडो क्लियरेंस गिफ्ट सिटी में होता है, लेकिन अभी भी वहां मेरी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जीएसटी, इनकम टैक्स और इनके डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स नहीं है। सिंगल विंडो क्लियरेंस आरबीआई सेबी उस सब चीजों के लिए है, एमसीए उनके लिए, लेकिन जीएसटी, इनकम टैक्स, इनके सिंगल विंडो क्लियरेंस के डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स नहीं है जो 2 दिन में काम निपटा देंगे कोई आया है तो। दे विल रिक्वायर टू कम डाउन टू दैट ऑन ग्राउंड। ओके, वही मैं ये चीज कहना चाहूंगा आपको, जितना भी अभी सुना मैं जो आपने अभी पूरा गिफ्ट सिटी का एक तरीके से काइंड ऑफ सामने आपके बैठे हैं क्षितिज जी, तो मेरे ख्याल से आपके पास अच्छा मौका भी मिल गया कि इनको जितनी आपको एडवाइसेस, सजेशंस देनी थी वो दे दी आपने। पर कहीं ना कहीं ये भी एक प्रॉब्लम, जैसे आपने कहा ब्रांडिंग नहीं हुई है गिफ्ट सिटी की वो लेवल पे, तो अगेन वही ब्रांडिंग प्रॉब्लम। दूसरा इंडियन एस्टीम इन इट्स ओन सेल्फ, जो हम लोगों ने थ्रू आउट द पॉडकास्ट में ये सारी चीजें डिस्कस की। फिर वही वाली बात कि अगर सैटरडे संडे वाला चीज लाना है, आप कह रहे हैं कि सैटरडे संडे वाली चीज छोड़नी पड़ेगी वेस्ट को, पर फिर हम वापस वेस्टर्न स्टैंडर्ड क्यों अपना रहे हैं? वो नो, भी यू एक है। डोंट अंडरस्टैंड सात्विक, व्हाट हैपेंस इज कि अभी आप नेक्स्ट 5 इयर्स डिसऑर्डर के पीरियड में हो, तो डिसऑर्डर के पीरियड में फर्स्ट यू हैव टू ब्रिंग द एम्प्लॉइज हियर, राइट? एम्प्लॉइज आएगा ही नहीं तो हाउ डू यू किक ऑफ द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग थिंग्स वर्ल्ड वाइड? पहले एम्प्लॉइज को लाना तो पड़ेगा। ओके, ठीक है। आज के लिए मुझे लगता है हम लोगों ने ऑलरेडी 60 मिनट मार्क, 70 मिनट मार्क क्रॉस कर लिया है। सो थैंक यू सो मच क्षितिज जी। मुझे बहुत अच्छा लगा एक ऐसे पर्सन को लाने के लिए पॉडकास्ट पे जो फाइनेंस बैकग्राउंड से आता है, इसलिए मैं अंकित जी से भी रिक्वेस्ट करता कि प्लीज कम टू दिस पॉडकास्ट, बिकॉज मैं फाइनेंस वाला चैनल नहीं हूँ। पर क्या होता है कि अगर हम अपनी देश की बातें आगे ना रखें, क्योंकि शायद यूट्यूब का एल्गोरिथम इसको फाइनेंस देखता होगा, बट हमारी देश की बात है एट द एंड ऑफ द डे, तो उसमें हमें कोलैबोरेट जैसे आज हम कर रहे हैं। अंकित जी ने आज बहुत हमें साथ दिया इस चीज में, तो थैंक यू सो मच अंकित जी, आपको भी। और ये हमें सेम ये बातें कंटिन्यूअसली करती रहनी पड़ेगी। अंकित जी जैसे करते हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ हिस्ट्री के माध्यम से। सो आई होप कि इंडिया अपने आप में पहली बात कॉन्फिडेंस लाए, फिर अपने आप सारी ये जो चीजें है ना अपने आप धीरे धीरे हटने लगेगी। मुझे लगता है सबसे बड़ा चीज है सेल्फ एस्टीम इंडिया का वो लेवल पे ग्रो होना चाहिए कि हम अपने हिसाब से अपनी चीजें करें और फिर हम वो वर्ल्ड में लेके जाए। और आई थिंक वही एक चीज है जो हर चीज का सोल्यूशन है टू ऑल द अंडरलाइंग प्रॉब्लम जो हम लोग ने आज डिस्कस की। सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू व्यूअर्स, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद, जय श्री राम।